छोटी सी बात जो लोगों के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा इस वक्त है, या फिर जिस बात का डर है कि क्या ये युद्ध होकर ही रहेगा क्या, पहले इस पे मैं मेहमानों की राय लेता हूं, फिर अलग अलग विकल्पों बात करें जिसकी चर्चा आपने की है, जिसकी शुरुआत आपने कर भी दी है। नरेंद्र तनेजा साहब, अब आपको लगता है कि अब कोई नेगोशिएशन का अभी भी रास्ता बचा हुआ है? ये दोनों देश अपनी अपनी तैनाती बढ़ा करके, ऐसे बयान दे करके एक दूसरे पर नेगोशिएशन करने के लिए दबाव बना रहे हैं, या फिर नहीं मन बना चुके हैं ये लोग कि नहीं अब हमारे पास सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं है? नहीं लक्ष्मण, प्रश्न ये उठता है कि नेगोशिएशंस किस बात में, मुद्दा क्या है? ये जो कहा जा रहा है कि ओमान ब्रोकर कर रहा है नेगोशिएशंस, जो है वो उनके जो आणविक एम्बिशंस है उनको लेकर के है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता। ये तो बड़ा पुराना मुद्दा है। अगर नेगोशिएशंस ही आपने करनी है तो इतना बड़ा जो आपने समुद्री बेड़ा भेज दिया है, और एक दूसरा जहाज भी वहां पे जो है भेजा जा रहा है। इसके अलावा उत्तर के अंदर भारी तैयारियां हो रही हैं, मेडिटरेनियन में आप तैयारी कर रहे हैं, इजराइल पूरी तरह तैयारी कर रहा है। ये उस मुद्दे के लिए तो नहीं नजर आती। मुझे ऐसा लगता है कि जो असली मुद्दा है वो अलग है, तो इसलिए इस पे हम भ्रमित ना हो, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे नहीं लगता कि असली मुद्दा ये है, ये मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं जो है इजराइल को ये लग रहा है, और अमेरिका को लग रहा है, और कुछ उनके साथ ताकतें उनको लग रहा है कि ईरान के अंदर जो जमीनी हकीकत है, जो वहां की जो रिजीम की पॉपुलैरिटी कम हुई है, और उनको लग रहा है कि शायद अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और उसका जो जिसे बोलना चाहिए एक बहुत बड़ा जो है उसका ऑ क्रिएट करते हैं, तो शायद जो है जो रिजीम है वो वहां कोलैप्स कर जाए। हो सकता है आर्मी में वहां विद्रोह हो जाए, हो सकता है अंदर विद्रोह हो जाए, हो सकता है और लोग सड़क पे आ जाएं, कुल मिलाकर के ऐसे हालात बन जाएं जिससे कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो ये मुझे नहीं, ये लगता है कि यही सारा बात है। अर्ना, मुझे बताइए, अगर आपने नेगोशिएशंस करनी है, आप मुझे एग्जांपल दुनिया में कहाँ नेगोशिएशन तमाम देशों से होती हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह तब होती है, इस तरह का तो नहीं किया जाता। इसका तो मकसद कुछ और नजर आता है। दूसरी बात, ये भी साथ में गुड़ा भाग करा गया है, जो तेल की जो दुनिया है अंदर की, मैं उसकी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। ये माना जा रहा है कि अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, जो फौजी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, कि इस समय जो ऑयल की जो सप्लाई पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छी है, डिमांड कहीं से ऐसे बढ़ नहीं रही है, तो कुल मिलाकर के अगर एक ऑपरेशन मिलिट्री ऐसा होता है जो बहुत लंबी अवधि तक नहीं चलता, तो ज्यादा से ज्यादा तेल की कीमत $80 या $85 जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, वो भी थोड़े समय के लिए, एक विंडो होगी। उसके बाद तेल की कीमतें, चूंकि अगर ईरान का तेल जो है, ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है, वहां का तेल आएगा तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा। तो उन्हें लगता है कि जिसको ये एक स्वीट स्पॉट है, एरिया है, जिसमें अभी आप जो है ईरान पे हमला कर सकते हैं। तनेजा साहब, थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा, आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, उसको जरा ठीक कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस आपके पास आते हैं। इस बीच कमर आगा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। पूरे सिचुएशन को जिस तरीके से अभी तनेजा साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि जिस चीज को नेगोशिएशन का टूल बताया जा रहा है या फिर आधार बताया जा रहा है, वो दरअसल है नहीं, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। जी, किसी हद तक तनेजा साहब की बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। बहुत समय से वो इस पूरे क्षेत्र को उन्हीं ने देखा है, वहाँ रहे भी हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, युद्ध अमेरिकन इकोनॉमी तो मुझे नहीं लगता कि परमिट करती है कि कोई युद्ध हो। और ये अगर अमेरिकन सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे जाएंगे और एक जैसे पिछली दफ़े किया था कि 2 दिन के अंदर सब ध्वस्त कर देंगे उसको, फिर लोग सड़क पे निकल आएंगे, रिजीम चेंज की बात होगी, ऐसा नहीं होगा। ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। हमने इराक वार में भी देखा, जबकि उनके पास आर्मी नहीं थी, सद्दाम हुसैन से की आर्मी से वो 8 साल तक लड़ते रहे, 1 मिलियन लोग मरे, और उसके बाद सद्दाम हुसैन को विड्रॉ करना पड़ा, हार हुई वहां पे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। ईरानियन रिजीम बदलने के लिए तो एक बड़ी संख्या में या कितनी संख्या में लोग हैं जरूर चाहते होंगे कि रिजीम बदल जाए, मगर वो ये नहीं चाहते कि ये रिजीम किसी अमेरिकन बैक्ड रिजीम वहां पे आ जाए या किसी दूसरे देश का वर्चस्व वहां पे दोबारा से वहां पे बन जाए। दूसरी बात ये भी है कि ईरान इस रिजीम के अंडर में, ईरान में बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। उन्हीं ने क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फील्ड हो, स्पेस प्रोग्राम हो उनका, या नैनो टेक्नोलॉजीज हो, इस तरह की बहुत सी हैं। फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन्हीं ने 2 उनकी गाड़ियां अपनी बनाई हैं जो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर रहे हैं। फिर उसके अलावा उनके पास जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उन्हीं ने काफी काम किया है।
तो ये सोच लेना कि नहीं वहाँ पे सब लोग रिजीम के खिलाफ है, रिजीम काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ के ऊपर, उसका सपोर्ट बेस अभी भी काफ़ी है। बड़े शहरों में जो यूरोप वगैरह से पढ़ के आए हैं बच्चे, बड़ी संख्या में पढ़ के आए हैं, वो तो चाहते हैं कि ये रिजीम जाए और वहाँ के ऊपर इंडिया टाइप डेमोक्रेसी कम से कम आ जाए। और ये लड़ाई उनकी पिछले 125 साल से चल रही है। जब वो हुआ था उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट आया, उसमें भी यही डिमांड थी। कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया लेकिन रजा शाह के बैठ गए इनके फादर जो थे। फिर उसके बाद उनके यहाँ दोबारा से स्ट्रगल हुई, मुसद्दिक आ गए 1960s में, मुसद्दिक को जेल भेज दिया गया, कू ऑर्गेनाइज करके आ गए अमेरिकन वापस। और हम फिर उसके अलावा ये रजा शाह को उन लोगों ने सबने मिल के वहाँ पे हटाया। वहाँ पे ईरान के अंदर लेफ्ट हो या राइट हो, उसका ये मानना है कि जो प्रो अमेरिकन रिजीम थी इससे पहले वो बहुत ज्यादा उसके पास ऑटोनॉमी नहीं थी। ईरान पूरी तरीके से आजाद नहीं था। ईरान की वही हैसियत थी जो वही हैसियत थी जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन की। बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कमर आगा साहब आपने उठाया यहाँ पे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, ये इस बात की ओर इशारा भी करता है शिवकांत शर्मा साहब कि एक तो जैसा कमर आगा साहब कह रहे थे कि यूएस की इकॉनमी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप ईरान के साथ युद्ध कर लें, और दूसरा जो हालात को बयां किया कमर आगा साहब ने उसके मुताबिक अगर युद्ध करता भी, हमला करता भी अमेरिका, तो ऐसा नहीं कि झटपट करके आप 2-3 दिन में निपटा लेके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका के समर्थन में वहाँ के लोग नहीं रहेंगे, भले ही स्थानीय सरकार के प्रति विरोध समर्थन अलग चीजें हैं, तो अगर होता भी हो तो मामला लंबा चलेगा। लेकिन देखिए कभी भी ट्रंप ने सैनिक उतारने की बात तो नहीं की ना। हमला अगर करेंगे तो जैसा तैनाती तो वैसे ही उन्होंने पिछले नहीं, तैनाती तो इसलिए की है, डराने के लिए की है। ट्रंप को लगता है कि सारे पत्ते उनके हाथ में है, सारे पत्ते उनके हाथ में है। इस वक्त आप नेगोशिएशन की बात कर रहे थे, आपने कार्यक्रम की शुरुआत नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन तब होता है जब पत्ते दोनों हाथों में हो। दूसरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। इस वक्त 3 उनकी मांग है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दें, और अगर आपको एनरिचमेंट चाहिए तो आप बाहर से खरीदें एनरिच्ड यूरेनियम। दूसरी मांग ये है कि आप मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दें। तीसरी मांग ये है कि अपने सारे प्रॉक्सीज को समर्थन करना बंद कर दें। ये तीनों मांगे अगर मान ली तो वो तो समर्पण हो गया ना। और अगर समर्पण हो गया, मुझे मालूम है जिस वक्त समर्पण करेंगे तो समर्पण करते ही जनता वैसे ही इनके खिलाफ हो जाएगी, फिर इनका रहने का औचित्य क्या बचेगा? तो ये गए। और अगर समर्पण नहीं किया और इन्होंने अगर हवाई हमले किए और वो 1-2 हफ्ते जारी रहे, निशाना होगा आपके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, आपके जो बेसीज हैं, जो जिनको इन लोगों ने हथियार दे रखे हैं, ये एक तरह की नागरिक इनकी जो है वो स्वयंसेवी सेना है, उनके ठिकानों को मारना, इनके बड़े-बड़े नेताओं को खत्म करना। इसलिए तो इजराइल से बात हो रही है, इजराइल जाने वाले हैं अभी रूबियो साहब। तो ये सब अगर 1 हफ्ते में ये कर देते हैं तो फिर ये इतने कमजोर हो जाएंगे कि शायद तख्ता पलट जाए। तो दोनों तरफ से जो पत्ते हैं वो ट्रंप के हाथ में है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये केवल अपना कुछ समय निकालना चाह रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, या तो यूरोप कोई आवाज उठाए या संयुक्त राष्ट्र कोई आवाज उठाए, कोई किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, क्योंकि ईरान ने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखा है, चीन को, रूस को छोड़ करके, जो उसके हक में बोले। तो इस वक्त स्थिति बड़ी विकट है ईरान के लिए, वो चारों तरफ से घिर गया है। तो मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होगी तो ऐसी होगी कि इनको सैनिक उतारने पड़ेंगे। लड़ाई होगी तो ऐसी होगी कि या तो इनके कुछ नेता मार दिए जाएंगे, या ये है कि इनके कुछ ठिकाने नष्ट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद लोग भड़केंगे, और लोग भड़केंगे, इनको लगता है उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। आगे कुछ भी हो इसके लिए वो सोच भी नहीं रहे हैं, उसके लिए तैयार भी नहीं। बिल्कुल, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि ये नेगोशिएशन तब किया जाता है जब दोनों हाथ में पत्ते हों, दोनों तरफ पत्ते हों। तो यहाँ तो दोनों तरफ पत्ते हैं नहीं, ट्रंप साहब मान के चलते हैं सारे पत्ते हमारे पास है। तो नेगोशिएशन वाला मामला नहीं है, सिर्फ एक टाइम बाई कर रहे हैं ईरान, और ईरान ये सोच रहा है कोई हमारे समर्थन में आ जाए।